हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाला हूँ फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के गॉस थ्योरम की मैं बात करूँगा आपसे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि गॉस थ्योरम चल रहा है आपका, तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने आपका फ्लक्स के बारे में बता दिया कि फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बता दिया है आपको कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपका, और एरिया वेक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, जिसकी हेल्प हमको पड़ेगी आगे हम जब आपका क्या करेंगे, चैप्टर की शुरुआत करेंगे। यानी कि जब हम गॉस थ्योरम की जब हम पढ़ने जाएंगे वहाँ पर जब उसके एप्लीकेशंस लगाएंगे और गॉस थ्योरम की जब हम प्रूविंग देखेंगे तो हमको इस 3 बेसिक टॉपिक की यूजेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका सॉलिड एंगल। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि गॉस थ्योरम वहीं पर एप्लीकेबल है, यानी कि हमेशा 3D या क्लोज सिस्टम में ही एप्लीकेबल है गॉस थ्योरम। इसके अलावा गॉस थ्योरम कहीं पर भी लगेगा नहीं आपका। तो जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट 3D या क्लोज सिस्टम होगा तो वहाँ पर आपका एंगल नहीं फाइंड आउट होगा, वहाँ पर क्या फाइंड आउट होगा, सॉलिड एंगल निकलेगा। क्या निकलेगा आपका, सॉलिड एंगल फाइंड आउट होगा। कभी भी किसी भी 3D ऑब्जेक्ट में कभी एंगल नहीं निकलता है, हमेशा क्या निकलता है, सॉलिड एंगल निकलता है। ठीक है, तो देखते हैं ये सॉलिड एंगल है क्या। ठीक है, तो सॉलिड एंगल ये कह रहा है आपसे, यानी कि टॉपिक है आज का सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या है देखते हैं। तो सॉलिड एंगल क्या होता है कि एंगल सब्सटेंस बाई अ surface at a point is known as solid angle। तो क्या रहा है कि एंगल सब्सटेंस बाई अ सरफेस एट अ पॉइंट इज़ नोन है। तो यानी कि कोई भी आपके पास में सरफेस है, जैसे कि आप लोग जैसे भी आप गर्मी का सीज़न चल रहा है तो आपको पता है एक तरबूज आता है, वाटरमेलन खाए ही होगे आप लोग ने। तो सॉलिड एंगल कैसे देखोगे, तो देखिए, तो आप जब तरबूज लेने जाते हो मार्केट में तो क्या करता है, तरबूज वाला उस पर एक क्या करता है, कट लगाता है, और कट लगाने के बाद वो क्या करता है, कुछ निकालता है। तो जब ये बाहर निकलता है आपका तो कुछ इस तरीके से निकलेगा, कुछ इस तरीके से बाहर निकलता है। तो यानी कि जो एंगल होता है, कोई भी आपके पास में 3D ऑब्जेक्ट है तो वो क्या करता है, किसी एक पॉइंट से क्या करता है, जो एंगल को क्रिएट करता है। ठीक है, द एंगल सब्सटेंस बाई अ सरफेस एट अ पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पर जब कोई सरफेस की बात करोगे तो वो जितना एंगल क्या करेगा, क्रिएट करेगा, तो वही क्या होता है, हमारा सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, तो सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है डी ओमेगा इजकल टू डी एस बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि डी ओमेगा इजकल टू क्या होता है, डी एस बाई आर स्क्वायर। जो इसकी यूनिट होती है, यूनिट क्या होता है आपका, स्टेरेडियन। यूनिट क्या होता है इसका, स्टेरेडियन होता है। क्या होता है आपका, स्टेरेडियन। ठीक है, यानी कि जो इसका यूनिट होता है वो क्या होता है, स्टेरेडियन, जिसको आप दिखाते हो यस आर से। ठीक है, क्या होता है आपका, यस आर से होता है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल जब आपके पास में कोई सरफेस है तब उसके लिए हम बात करेंगे। बट हमने पहले ही बता दिया है कि जो भी आप चीज़ें 3D में बात करोगे, यहाँ पर जो बात करने वाले हो वो नॉर्मल आपका सरफेस नहीं रहेगा, यानी कि नॉर्मल एरिया की बात नहीं होगी। यहाँ पर किस एरिया की बात होगी, हमेशा एरिया वेक्टर की बात होगी। तो यानी कि जब आपके पास में एरिया वेक्टर होता है तो एरिया वेक्टर में जो सॉलिड एंगल होगा वो क्या होगा, तो देखिए हमेशा सरफेस क्या करेगा, रोटेट करता रहेगा। तो मान लो कोई भी आपके पास में सरफेस है जो क्या कर रहा है, एंगल के साथ में थीटा कोण बनाकर रखा हुआ है, किसके, यानी कि रोटेट कितने से कर रहा है आपका, थीटा से। रोटेशन है डी एस और डी ओमेगा, और जो इसका एरिया वेक्टर है डी एस वेक्टर, जो क्या कर रहा है, थीटा कोण पर रोटेट कर रहा है। जो क्या कर रहा है आपका, थीटा कोण पर रोटेट कर रहा है, यानी कि थीटा एंगल पर वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, सॉरी थीटा कोण पर क्या कर रहा है, वो थीटा एंगल पर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जब हम थीटा एंगल पर क्या करते हैं, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं, तो वहाँ पर जब सॉलिड एंगल की बात होती है तो वहाँ पर डी ओमेगा इजकल टू हो जाता है डी एस वैक्टर कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये जो डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर है ये किसी एरिया वेक्टर के अलॉन्ग है। ठीक है, एरिया वेक्टर का मतलब यही है कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को किसी फ्लक्स में रखते हैं तो और फ्लक्स में के अबाउट क्या करता हूँ, उसको थीटा एंगल पर क्या कर रहा हूँ, रोटेट करा रहा हूँ, तब आपका जो सॉलिड एंगल आता है वो डी ओमेगा इजकल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन में
आर स्क्वायर आता है, यानी कि एरिया वेक्टर के साथ में आता है। ठीक है, तो यदि आपके पास में कोई भी आपके पास में सरफेस है, सरफेस की जब बात करोगे तो सरफेस का सॉलिड एंगल होता है वो देखिए कितना होता है, तो डी ओमेगा इजकल टू डी एस बाई आर स्क्वायर। तो कोई भी आपके पास में स्फीयर है, स्फीयर का जो एरिया होता है, ठीक है, तो वो कितना होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर क्या होगा, कट गया, यानी कि जो हो गया आपका 4 पाई। तो यानी कि कोई भी आपके पास में स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर का जो सॉलिड एंगल वो होता है वो कितना होता है 4 पाई होता है। ठीक है, तो आई होप सभी को सॉलिड एंगल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे हम बात करते हैं आपका कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गॉस थ्योरम। ठीक है, तो जो हमारा गॉस साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या थ्योरम दिया, इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, आज बात करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस थ्योरम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए, तो मैं क्या कह रहा था के लिए कि जो गॉस थ्योरम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो गॉस थ्योरम क्या है हमके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो गॉस साइंटिस्ट थे हमारे लिए, उन्होंने क्या कहा था, तो गॉस थ्योरम में हम क्या करते हैं, कोई भी क्लोज सिस्टम है, कोई भी आपके पास में क्या है, क्लोज सिस्टम है, इस क्लोज सिस्टम के अंदर में क्या है, कोई चार्ज प्रेजेंट है आपका, कोई भी चार्ज क्या है, और इस सिस्टम से क्या कर रहा है, हमेशा फ्लक्स निकल रही है। तो हम जो बात करते हैं कि गॉस थ्योरम के अंदर में, वो हम क्या करते हैं, जो आपका क्या करता है, टोटल फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, इसमें जो किसी भी क्लोज सिस्टम में जो चार्ज प्रेजेंट होता है उनके बारे में कैसे वो रिलेशन होता है, वो हमारा क्या करता है, बताता है। ठीक है, तो यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, ये हम क्या करेंगे, तो गॉस थ्योरम में हम क्या करते हैं, रिलेशन देखते हैं, क्या करते हैं हम, रिलेशन देखते हैं, किसका, टोटल फ्लक्स इनसाइड, ठीक है, किस इनसाइड एनी क्लोज्ड सरफेस एंड, और किसका, चार्ज जो आपका क्या होगा, चार्ज प्रेजेंट इन साइड। तो यानी कि हम गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज के बीच का क्या करते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं। तो वो क्या था, गॉस ने क्या बताया था, पहले उसके बारे में पहले देख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या था गॉस का, फिर उसके बाद हम उसकी प्रूविंग देखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या था हमारा, स्टेटमेंट क्या था वो देखते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये था, इन वैक्यूम, तो वैक्यूम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग, ये स्टेटमेंट है, लिखते भी चलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, जिसको हम दिखाते हैं फाई ई से, ई इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। ठीक है, तो ये होता है आपका स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, इन वैक्यूम या एयर, वैक्यूम को एयर कहते हैं, इन एयर द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एनी क्लोज सरफेस is 1 by epsilon naught times the net charge present in the surface, inside the surface। ठीक है, दैट इज जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा आपके पास में फाई इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्या हो जाएगा, फाई इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम देखेंगे इसकी प्रूविंग, ये प्रूविंग क्या थी। तो और मैंने आपको बताया था कि जो मेरा फाई होता है वो ई डॉट डी एस होता है, ई डॉट डी एस, और यही किसके बराबर हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के भी बराबर होता है। तो ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट किसने बताया था, आपका गॉस ने बताया था।
ठीक है, यानी कि फाई बराबर ई डॉट डी एस के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है, तो और वही फाई बराबर क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रूविंग। तो प्रूविंग कैसे करना है, तो प्रूफ, तो हेडिंग डालिए प्रूफ। तो प्रूफ क्या है आपका, तो देखिए, तो यानी कि पहला है प्रूफ क्या है आपका, गॉस थ्योरम की प्रूविंग देखना है आपका, प्रूविंग। ठीक है, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम देखते क्या है प्रूफ, यानी कोई भी आपके पास में क्लोज सरफेस है, तो कोई भी आपके पास में क्या है, क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस आपका शेप साइज मुझे नहीं पता है क्या है, तो कोई भी आपके पास में क्लोज सरफेस है, उसका ये सेंटर ऑफ मास वो है कहीं पर। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब शेप साइज हमें नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा स्फीयर हम इसमें से कट करके, जिसका एरिया कितना है आपका, मान लिया इसका सरफेस का एरिया है यस, क्या है आपका, यस है, क्या है आपका, यस, इसका एरिया कितना है आपके पास में, यस है। अब हमने क्या कर दिया, एक छोटा सा स्फीयर को कट करके यहाँ से निकाला। अब इस सेंटर पर एक चार्ज हमने रख दिया क्यू, जिससे क्या कर रही है, प्लस क्यू चार्ज है, जिससे कंटिन्यू क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकलेगी यहाँ से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से निकलेगी, ये आपका क्या हो गया, ई। ठीक है, डायग्राम समझिए पहले अच्छे से, ये ई हो गया, ये इसका भी सेंटर होगा। तो मानो जो आपने इसमें स्फीयर कट किया हुआ है, इस छोटे से स्फीयर का जो एरिया है वो है आपका डी एस है, कितना है आपके पास में, डी एस। अब इसका जो एरिया वेक्टर की बात करोगे, तो मैंने बताया एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर। तो ये इसके साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना। तो यानी कि प्लस क्यू चार्ज से, और ये पॉइंट है आपका कोई, जहाँ पर बात कर रहे हैं हम, ये कोई पॉइंट है पी, जहाँ पर मुझे क्या बात करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को बाइट करनी है। ठीक है, तो अब जब मैं इसको कंप्लीट करूँगा तो कुछ इस तरीके से, इसका रेडियस कितना हो गया आर, और इसके बीच का जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, डी ओमेगा। तो ये डी ओमेगा क्या है आपका, सॉलिड एंगल है, क्योंकि सॉलिड की बात कर रहे हो तो सॉलिड एंगल। तो इसके बाद देखिए, तो अब क्या समझ में आ गया आपको, तो ये डायग्राम है आपका। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, कोई भी आपके पास में क्या है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसमें का शेप साइज आपको नहीं पता है। जब शेप साइज आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे करोगे, तो इसके बारे में बता रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, एक डी एस थिकनेस का या डी एस एरिया का क्या करोगे, स्फीयर को कट करके निकालोगे। अब ये डी एस एरिया का क्या कर दिया आपने, स्फीयर कट के, और आपका कोई चार्ज है जो क्या कर रहा है, सेंटर ओ पर प्रेजेंट है। अभी सेंटर से क्या कर रही है, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी निकल रही है, ई निकल रही है। अभी सेंटर चार्ज ओ से एक पॉइंट पी है, आर दूरी पर, आर डिस्टेंस पर, वहाँ पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आपको बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा, ई इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना प्रेजेंट है, क्यू, कितने डिस्टेंस पे, आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज क्या हो जाएगा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या हो जाएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन पे। तो क्या इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्टेड फ्रॉम ओ टू पी। ओ से किधर हो जाएगा आपका, पी की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी फ्रॉम ओ टू पी। तो आपको पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो फाई ई, चूँकि छोटे से स्फीयर की हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि डी। ठीक है, स्मॉल थिकनेस की बात करें तो स्मॉल के लिए बात करें तो हमेशा डी आता है। तो ई डॉट डी एस वैक्टर, ई डॉट डी एस वैक्टर, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो ई डी एस कॉस थीटा। तो ई की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, डी एस कॉस थीटा आपका हो गया, डी एस कॉस थीटा हो गया। अब जब आप बात करोगे इसके बाद, तो देखिए, तो फाई ई इजिकल टू हमको मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। ठीक है, ये मिल गया आपका डी फाइबर। ठीक है, ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स के लिए आप क्या कर दोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। तो इंटीग्रेशन कर दो, तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। ये हो गया आपके पास में। तो अब जैसे इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। कॉमन क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्यूब फिक्स है तो ये हमेशा कॉमन आ जाएगा। तो अंदर बचा क्या, डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर।
अभी मैंने बताया हुआ है आपको, तो डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अभी मैंने बताया था डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर किसकी वैल्यू है, डी ओमेगा, यानी कि सॉलिड एंगल की ये वैल्यू होती है। तो डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर किसका हो जाएगा, डी ओमेगा। तो जैसे ही आप डी ओमेगा रख दोगे तो फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी ओमेगा। तो इंटीग्रेशन डी ओमेगा की जब बात करोगे तो क्यू बाई, तो इंटीग्रेशन डी ओमेगा का मतलब क्या है, कोई भी आपके पास में सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसका टोटल सॉलिड एंगल की बात कर रहा है डी ओमेगा। डी ओमेगा का मतलब इंटीग्रेशन का मतलब क्या, टोटल, और डी ओमेगा मतलब कि सॉलिड एंगल। तो कोई भी आपके पास में सॉलिड ऑब्जेक्ट है, चाहे जैसा शेप और साइज का होगा, तो उसका भी मैंने बताया था कि जो सॉलिड एंगल होता है किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का, वो हमेशा कितना होता है, 4 पाई होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, डी ओमेगा की वैल्यू 4 पाई, सॉरी ये नहीं होगा, आर स्क्वायर नहीं होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन डी ओमेगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई। तो देख दिए, रखते हैं, ठीक है, आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी ओमेगा। तो डी ओमेगा की वैल्यू मैंने बता दिया, डी ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 4 पाई। चलिए रख दीजिए। तो फाई इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट गया आपके पास, तो फाई इज इक्वल टू क्या मिल गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यही होता है हमारा क्या, सॉलिड एंगल का, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर। और यही आपका फाई, यानी कि यही आपका गॉस थ्योरम। यानी कि गॉस थ्योरम की आपको प्रूविंग से क्या मिल गया, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ये तो आपको फॉर्मूला पता ही है। और यही कितने के बराबर हो जाएगा आपके पास में, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा गॉस थ्योरम क्या होता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा इसके एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की बात करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की बात करूँगा, ओके।